Friend, I'm Gopi Kumar Srivastav and this is my second video of questions of previous year economics 2019. ये 2019 का बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमने 17 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हमें 18 से स्टार्ट करना है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके सारे वीडियो को देखते हैं तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा व्यू मिलेगा किस प्रकार का हमारा क्वेश्चन आ सकता है और आप अच्छे मार्क्स को कवर कर सकते हैं। तो आप अच्छे से ध्यान दें किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर द केनिसियल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको यहाँ बताना है कि एक्सेस डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस थ्योरी के अनुसार। केनिसियल का थ्योरी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है तो इस साल भी पूछा जाएगा। ओके, सो लेट अंडरस्टैंड। और अगर क्वेश्चन को और करके देगा तो यहाँ पे लिखा है स्टेट द मीनिंग ऑफ एक्स एंटी सेविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑटोनोमस कंजप्शन। इस तरह से भी आपको दोनों में से एक बनाना होता है कि आप चाहे तो ये बना ले या फिर ये बना ले। तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया जाता है जो 3 मार्क्स में है। चलिए डिस्कस करते पहले एक्सप्रेस डिमांड का क्या इम्पैक्ट है ना। देखिएगा, पहला आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर एक्सेस डिमांड होता है तो आउटपुट डज नॉट इंक्रीज। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहा गया है, काइनेस थ्योरी के अनुसार ये बताया गया है कि मान लीजिए डिमांड अचानक बढ़ गया। अचानक अगर डिमांड एक्सेस हो जाता है तो हम जब कंपनी में आउटपुट को बना रहे हैं, मतलब जो गुड्स को बना रहे हैं, उसको अचानक तो बढ़ा नहीं सकते हैं। डिमांड बढ़ गया मार्केट में तो हम गुड्स का प्रोडक्शन अचानक कैसे बढ़ा दें। मेरे पास रिसोर्स भी तो होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपका इस सिचुएशन में जब डिमांड बढ़ता है ना तो आउटपुट नहीं बढ़ पाता है, ठीक है, इंक्रीज नहीं हो पाता, तो अचानक नहीं बढ़ेगा। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा वो भी डिस्कस करते हैं हम लोग। तो आप यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट विल नॉट इंक्रीज बिकॉज देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए एक्सेस डिमांड हो गया, एक्सेस डिमांड के कारण तो हम आउटपुट को अचानक बढ़ा नहीं सकते, मतलब गुड्स को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। और जब गुड्स नहीं बढ़ेगा तो हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाएंगे। तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी क्या होता है, नहीं बढ़ पाता है। गुड्स बढ़ेगा तब ना हमें फायदा होगा, तब ना हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो बिल्कुल हमारा जब गुड्स नहीं बढ़ा तो हमारा फायदा नहीं हो रहा है, तो हम भी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ाएंगे। अगला, प्राइस पे क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल प्राइस क्या होगा ना, प्राइस पे प्रेशर पड़ने लगेगा। एंड द एग्जिस्टिंग फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, सो द प्राइस राइज। प्राइस बिल्कुल राइज हो जाएगा। आपको ये याद रखना है काइनेस थ्योरी के अनुसार आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट में भी कोई चेंज नहीं होगा, बट प्राइस क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी एक्सेस डिमांड आता है तो वो गुड्स का शॉर्टेज कर लाता है। मतलब गुड्स का क्या होता है, शॉर्टेज हो जाता है। और शॉर्टेज होने के कारण हर चीज़ का दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब ज़्यादा डिमांड होता है क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। चलिए इसकी जो और में है उसे भी हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे एक्स एंटी, फुल एम्प्लॉयमेंट और ऑटोनोमस। एक्स एंटी के बारे में समझा जाए तो एक्स सेविंग क्या है इसको बताते हैं। ये जो एक्स एंटी है ये आपका एडी और एएस चैप्टर्स है, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड से था, ठीक है। चलिए समझते हैं एक्स एंटी सेविंग को। इट रिफर्स टू प्लान सेविंग। ये किसको रिफर करता है, प्लान सेविंग, कि आपने कितना प्लानिंग के अनुसार सेव किया। सेविंग विच द इकोनॉमी प्लान टू अचीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। समझिएगा, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा इकोनॉमी मतलब जो अर्थव्यवस्था है उसमें जितने भी लोग हैं पीपल जो है वो कितना सेव करना चाहता है पैसा। जितना भी लोग पैसा सेव करना चाहते हैं वो हमारा एक्स एंटी सेविंग कहलाता है। बट ये अकॉर्डिंग टू प्लानिंग होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि हाँ इतना सेव करना है, तो इसको एक्स एंटी सेविंग कहते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ये वो सिचुएशन होता है जहाँ पे हु आर वेलिंग एंड एबल टू वर्क एट ए पर्टिकुलर वेज रेट एंड गेट एम्प्लॉयड। मतलब समझिएगा, जैसे समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे मैं मैं जॉब खोज रहा हूँ, मुझ में एबिलिटी है, मेरा इच्छा है, विलिंग है, मतलब इच्छा भी है, और मुझे जॉब मिल भी रहा है। मतलब जो भी मैं वेजेज में काम करना चाहता हूँ, जैसे 10,000 में या 12,000 पे जो भी मैं काम करना चाहता हूँ, मैं जॉब खोज रहा हूँ, मुझे जॉब मिल जाएगा। और एग्जिस्टिंग वेज रेट में तो क्या सैलरी में और मैं मान भी जाता हूँ तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगला है ऑटोनोमस कंजप्शन। इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब क्या होता है ना, जब भी आपका इनकम जीरो हो और आपने खर्चा 50 रुपये कर दिया या 500 रुपये कर दिया या 5,000 रुपये कर दिया, कुछ भी कर दिया,
तो अगर जीरो इनकम पे आप कुछ भी खर्च कर रहे हैं, 50 करो, 5 रुपये करो या जो भी करो, तो उसको ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। मतलब कंजप्शन जो हो रहा है मतलब बिना इनकम का हो रहा है, मतलब इनकम जब जीरो होगा तब आपका कंजप्शन होता है, तो वो डेफिनेटली कंजप्शन ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाता है। ठीक है, तो ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब क्या हो गया कि जब भी इनकम जीरो रहेगा। आखिर हम लोग ये खर्चा कहाँ से करते हैं, तो ये हम लोग करते हैं पास्ट सेविंग से, मतलब हमारा कुछ पुराना सेविंग होता है उससे निकाल लेते हैं, और या फिर हम किसी से लोन मांग लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। ओके, नाउ वी हैव द क्वेश्चंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, और ये कैपिटल रिसीव और कैपिटल रेवेन्यू रिसीव से रिलेटेड है, तो आप इससे भी अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत सारा आता है, पर कुछ क्वेश्चन क्या होता है ना, रिपीटेड होता है, और उस रिपीटेड में ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो आप बिल्कुल पैशन के साथ इसको वीडियो को ध्यान से देखते रहें और समझें कि क्या कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपको होगा क्या, क्वेश्चन मैं बता तो रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रहा है तो उसी वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। इस चैप्टर का या चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली कहीं कोई दिक्कत है नहीं होगा आपको, बस चैप्टर को रीड कीजिए और क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कहाँ से दे रहा है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स का देगा। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट है क्या। चलिए देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। रेवेन्यू रिसिप्ट, देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, ये दोनों जो टॉपिक है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, ये दोनों टॉपिक पहले सबसे पहले गवर्नमेंट बजट से है। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट बजट को बिल्कुल रीड कर लें, और मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देता है। इसी प्रकार से 3 मार्क्स में उसमें पूछता है आपसे कि कौन कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट है, कौन कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है, जैसे इसमें बोला गया है। ठीक है, गिव वैलिड रीजन इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर, देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, है ना। चलिए इसको हम लोग समझते हैं आखिर रेवेन्यू रिसिप्ट है क्या। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि वो इनकम गवर्नमेंट का जो रेगुलर रूप में मिलता है गवर्नमेंट को, जैसे कि हम लोग टैक्स भरते हैं तो गवर्नमेंट का रेगुलर रिसिप्ट है, वो बार बार आता है, तो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है ना कि जो नॉन रिकरिंग इनकम होता है। नॉन रिकरिंग इनकम का मतलब क्या हो गया, जो बार बार नहीं आता है, जैसे गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से बार बार लोन नहीं लेता है, IMF से बार बार लोन नहीं लेता है। तो आप समझ जाइए कि रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब हो गया टैक्सेस। ठीक है, तो टैक्स से चाहे जो भी पैसा है, टैक्स से आए या नॉन टैक्स से आए, जो भी पैसा आएगा वो सभी रेवेन्यू आपका है गवर्नमेंट का। और कैपिटल रिसिप्ट क्या है, जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, है ना, IMF से लोन ले लिया। IMF बताइए क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब आपको सब फॉरेन में मिलेगा। यहाँ से भी हम लोग लोन ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बैंक होते हैं, बहुत बड़े बड़े संस्था होते हैं, ये हमारे सभी देशों को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिकल सपोर्ट करते हैं, बस इतना याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं हमारे पास, हम समझ चुके हैं रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब रेकरिंग नेचर का रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट मतलब नॉन रेकरिंग रिसिप्ट। तो कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा नॉन रेवेन्यू है, इसको समझते हैं। और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप अच्छे से ध्यान दें। देखिए, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन फॉर द विक्टिम इन द ब्लड अफेक्टेड एरिया। मान लीजिए कोई बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, और वो क्या कर रहा है, विक्टिम जो फ्लूड में, जो बाढ़ के इलाका में जो है आपका विक्टिम हो गया है, जो मतलब जिनका घर छूट गया है या वो उनको दिक्कत हो गया है, तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनका फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं। ये क्या कहलाएगा, ये एक्चुअली में यहाँ पे कहा गया इसका आंसर में कि रेवेन्यू रिसिप्ट एज इट नाइदर इम्पैक्ट द एसेट्स नॉर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे जब फाइनेंशियल हेल्प करता है कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कॉरपोरेशन किसी इंसान को, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है उस इंसान के लिए। क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है ना गवर्नमेंट का आपका लायबिलिटी बढ़ाता है ना एसेट्स कम करता है। ठीक है, मतलब इसको गवर्नमेंट को कुछ उसके बदले में कुछ देना नहीं होता है, इसलिए इसे रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। अगला है हमारा सेल्स ऑफ शेयर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब होता है PSU, जिसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। और जब गवर्नमेंट कंपनी अपना प्राइवेट कंपनी को कोई कंपनी बेच दे या शेयर बेच दे, शेयर मतलब क्या होता है कंपनी का कोई हिस्सा, तो इसको आप कैपिटल रिसिप्ट कह सकते हैं। क्योंकि ये जो ना गवर्नमेंट के एसेट्स को घटाता है, गवर्नमेंट ने अपने संपत्ति को किसी और को बेच देगा तो वो कैपिटल रिसिप्ट ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं बातों को।
फिर अगला है डिविडेंड पेड टू द गवर्नमेंट बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मान लीजिए डिविडेंड पेड किया जा रहा है गवर्नमेंट को, कौन कर रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट बैंक इंडिया कौन है? कॉमर्शियल बैंक है, और कॉमर्शियल बैंक किसको डिविडेंड दे रहा है? कॉमर्शियल गवर्नमेंट को दे रहा है। तो ये क्या है? तो गवर्नमेंट के लिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे ब्रोइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बिल्कुल कैपिटल रिसिप्ट है, मैंने बताया था आपको। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, इससे अगर हम लोग लोन लेते हैं तो वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने क्लियर कर दिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, और ये 4 मार्क्स में कैरी करता है। सो दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड एंड मस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक। किस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपको पता होना चाहिए। चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, फिर से पढ़ें। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने जो दिया है आपको देखिए, ठीक ना। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द 4 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ CBSE सिंपल पेपर। थैंक यू।